सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच नीट अल्टीमेट क्रैश कोर्स के अंदर, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट डीएनए। हम लोग ऑलरेडी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है ये जान चुके थे, इसके बारे में समझ चुके थे। आज हम डीएनए के स्ट्रक्चर को और उसके सेलिएंट फीचर्स को जानने वाले हैं अलॉन्ग विद द पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। क्योंकि डीएनए जो है ये एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है। अगर आप अपने किसी भी सेल के अंदर देखें तो 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा डीएनए उसके अंदर मौजूद होता है। यानी हम लोग सेल की डायमेंशन को ऑलरेडी जानते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में हमने पढ़ा कि एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज 1 से 2 माइक्रोमीटर होता है और एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का साइज 10 से 20 माइक्रोमीटर होता है, यानी प्रोकैरियोटिक सेल से लगभग 10 गुना बड़ा। लेकिन फिर भी भैया है तो छोटा ही। 10 से 20 माइक्रोमीटर साइज के सेल को देखने के लिए भी आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप 2.2 मीटर लंबी रस्सी को आराम से देख सकते हैं। इतनी लंबी रस्सी आपके एक छोटे से सेल के अंदर फिट अगर हो जा रही है तो उसकी पैकिंग कितनी डेंस होगी ये तो हम लोग इमेजिन कर ही सकते हैं। लेकिन ये पैकेजिंग होती कैसे है और किन किन चीजों की मदद से पैकेजिंग करी जाती है, दैट इज आवर टॉपिक ऑफ कंसर्न। तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर और यूकैरियोटिक सेल के अंदर हम लोग बकायदा पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को भी पढ़ रहे होंगे। तो दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमें पढ़ने हैं। सिंपल यहां से सवाल आते हैं और एकदम डायरेक्ट आपके झोली में 4 नंबर डाल करके ये टॉपिक जाने वाला है। तो आराम से सुनिएगा, इत्मीनान से बैठिएगा और सारे सवाल यहीं पर जो हम डिस्कशन करेंगे, यहां पर जो 3-4 क्वेश्चन करेंगे उन्हीं में से बन जाएंगे। बहुत जनरल, बहुत बेसिक के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। तो सबसे पहले तो हमको यह जानना है कि भैया डीएनए जो है ना, इसका स्ट्रक्चर दिया किन्होंने था। अब डीएनए जो है इसकी डिस्कवरी के बारे में हमने कल पढ़ा कि फ्रेडरिक मिशर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1869 में आइडेंटिफाई किया डीएनए को। उन्होंने कहा कि भाई ये जो पस सेल्स हैं, डिस्कार्डेड बैंडेजेस जो थी, चोट लगी हुई, घाव लगी हुई जो जगहें थी, वहां जो पस बनता है, उन सेल्स को फ्रेडरिक मिशर साहब ने देखा और उन्होंने कहा कि इन सेल्स के न्यूक्लियस में कुछ तो है। और उन्होंने कहा कि भैया इन पस सेल्स के न्यूक्लियस में एक बायोमॉलिक्यूल है जिसका नाम है न्यूक्लिन। क्योंकि न्यूक्लियस से निकाला गया तो इसका नाम न्यूक्लिन रख देते हैं। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था अल्टमान। उन्होंने कहा कि भैया ये न्यूक्लियस में तो पाया जा रहा है, लेकिन मेरे दोस्त ये एसिडिक भी है नेचर में, तो इसका नाम न्यूक्लिन की जगह न्यूक्लिक एसिड रख दिया जाए। और हमें पता है वो एसिडिक नेचर किसकी वजह से है। कोई भी न्यूक्लिक एसिड, कोई भी न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट्स का बना है, नाइट्रोजनस बेसिस, देन शुगर एंड देन फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट। तो फॉस्फोरिक एसिड ये आपके डीएनए को या आरएनए को एसिडिक नेचर प्रदान करता है। अब धीरे धीरे जब हमें न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में पता चलने लगा, डीएनए के बारे में पता चलने लगा, तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके स्ट्रक्चर को हम लोग इल्यूसिडेट करें, इसके स्ट्रक्चर को हम लोग आइडेंटिफाई करें। तो काफी सारे साइंटिस्ट अपने एफर्ट्स इस दिशा में लगाने लगे और वहीं पर 2 मेजर साइंटिस्ट का नाम आया सामने, जिनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। आपको जानकर के हैरानी होगी कि वॉटसन साहब जिन्होंने 1953 में डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया था, वो आज भी जिंदा है। ही इज अ वेरी प्रोफाउंड नोबेल लॉरिएट और अभी भी वो यूएसए में रहते हैं, बकायदा हष्ट पुष्ट हैं और बहुत लंबी उनकी उम्र है। भगवान करे और लंबी उम्र हो, क्योंकि उन्होंने मैनकाइंड के लिए अच्छा काम किया है। सेकेंडली 2 और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिन फ्रैंकलिन। तो रोजालिन फ्रैंकलिन मैम जो हैं और मॉरिस विल्किंस जो हैं, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा तैयार किया, यानी एक्सरे से डीएनए के इन्होंने बेसिकली क्या किए, इमेजेस तैयार करने शुरू किए। और इस डिफ्रैक्शन डेटा से आए गए इमेजेस को देख करके वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि डीएनए एक्चुअल में कैसा दिखता होगा, 3D में कैसा दिखता होगा। यानी इन चारों का रोल एकदम बराबर बराबर माना गया एंड दैट्स व्हाई इन चारों को ही नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी किया गया। लेकिन नोबेल प्राइज मिला सिर्फ 3 लोगों को, यानी कि वॉटसन को, क्रिक को एंड मॉरिस विल्किंस को। रोजालिन फ्रैंकलिन मैम को नोबेल प्राइज से सम्मानित नहीं किया गया।
इसीलिए नहीं कि वो हकदार नहीं थी, लेकिन नोबेल प्राइज का एक रूल होता है दैट इट कैन नॉट बी अवॉर्डेड पोस्ट्यूमसली। अगर किसी साइंटिस्ट की नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी से पहले डेथ हो जाती है तो उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया जा सकता। यह एक ऐसा सम्मान है जो सिर्फ जीवित लोगों को ही दिया जाता है। तो एट द टाइम ऑफ सेरेमनी आपका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चारों को नोबेल प्राइज मिला बकायदा, है ना, क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन आपका इनमें से 3 ही उस नोबेल प्राइज को ले पाए। रोजालिंड फ्रैंकलिन मैम को नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो ये है हमारे साइंटिस्ट। तो 1953 में इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट किया, 1953 में। वॉटसन एंड क्रिक। क्रिक साहब का नाम सुना हुआ है, कल ही सुनाया था। सी फॉर क्रिक, सी फॉर सेंट्रल डॉगमा, अगर याद हो तो सेंट्रल डॉगमा स्कीम इन्होंने ही दी थी कि डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, ये वही क्रिक है। तो इन 1953 वॉटसन एंड क्रिक यूटिलाइज्ड एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा of Morris Wilkins and Rosalind Franklin. Correct. In 1953, Watson and Crick utilized X-ray diffraction data of Wilkins and Franklin to elucidate या to describe the structure of डीएनए। करेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन्होंने बताने की कोशिश करी। अब अगर आप देखें तो जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, इसकी कुछ चीजें तो हम लोगों को पहले से पता है। भाई अगर आप देखें तो यहां पर मैं एक डीएनए बना देता हूं। डीएनए में आपको पता है अगर मैं एक स्ट्रैंड बना रहा हूं, अगर मैं एक स्ट्रैंड बना रहा हूं तो इस एक स्ट्रैंड में एक साइड आपका क्या पाया जाएगा, 5 प्राइम फॉस्फेट, और दूसरी साइड क्या पाया जाएगा आपका 3 प्राइम OH ग्रुप। करेक्ट है, इसको हम कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम ओरिएंटेशन। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भैया ये जो डीएनए है ना, ये डबल हेलिक्स होता है, यानी इसमें ऐसी 2 चेन्स पाई जाती हैं, इसमें ऐसी 2 चेन्स पाई जाती हैं, है ना। अगर 2 चेन पाई जाएंगी तो ये जो दोनों चेन है ये कैसी होंगी, एंटी पैरेलल होंगी। मतलब अगर इस साइड आप 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना रहे हो और इस साइड भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना रहे हो तो ये क्या हो गई, एकदम पैरेलल हो गई ना। डायरेक्शन भी सेम है, दोनों के डायरेक्शन भी सेम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दीज आर पैरेलल ओरिएंटेड चेन्स। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि भैया ये एक चेन है, ये एक चेन है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो ये इस दिशा में जा रही है, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये इस दिशा में जा रही है, तो क्या ये पैरेलल हुई? यस, लेकिन एंटी पैरेलल है। तो पैरेलल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो दे बिकेम एंटी पैरेलल। सेम ऐसी ही दिशा का परिवर्तन यहां पर देखने को मिलता है कि एक चेन अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम उल्टी दिशा में चलेगी। तो सबसे पहले 2 फीचर्स तो हमको यहीं पर पता लग गए कि भैया सबसे पहली बात तो डीएनए में 2 आपकी चेन पाई जाएंगी, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। हेलिकल मतलब स्प्रिंग लाइक है, हेलिक्स है, और ये भी राइट हैंडेड कॉइल्ड हेलिक्स है। आप राइट हैंडेड फॉर्मेट में इसको घुमाओगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, इस तरीके से बनती हुई आएगी स्प्रिंग। करेक्ट, और ये 2 स्प्रिंग्स हैं जो कि एंटी पैरेलल हैं। और ये जो डीएनए बताया था हमको वॉटसन एंड क्रिक साहब ने, ये जो डीएनए बताया था, इट वाज विच टाइप ऑफ डीएनए? अलग अलग टाइप के डीएनए आज ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिस्कवर हो चुके हैं। जिस डीएनए के स्ट्रक्चर को वॉटसन एंड क्रिक साहब ने बताया था, इट वाज बी फॉर्म ऑफ डीएनए। इट वॉज बी फॉर्म ऑफ डीएनए, इसे बी फॉर्म ऑफ डीएनए कहा जाता है। इसके अलावा ए फॉर्म भी है, सी फॉर्म भी है, जेड फॉर्म भी है। देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनएज, बट जो मोस्ट कॉमन डीएनए ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है, दैट इज बी फॉर्म ऑफ डीएनए, जिसके बारे में वॉटसन एंड क्रिक साहब ने हमको बताया। करेक्ट, यहां पर हमको पहली चीज क्या देखने को मिली भैया सैलिएंट फीचर्स में? पहला फीचर क्या है? डीएनए इज डबल हेलिक्स।
दो हेलिक्स आपने बनाई, डीएनए इज डबल हेलिक्स, करेक्ट है सर। डीएनए की जो दोनों चेन हैं दे आर एंटी पैरेलल, एक अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाएगी, दे आर एंटी पैरेलल, ठीक है। दे आर कॉइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन, राइट हैंडेड फैशन में ये कॉइल्ड हो जाएंगी, क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर, इस प्रकार से ये आपकी कॉइल हो जाएंगी राइट हैंडेड फैशन में, है ना, इस हिसाब से आपकी कॉइल हो जाएंगी, ये बात भी करेक्ट है, राइट हैंडेड फैशन में ये कॉइल हो जाएंगी। अगर आप देखें तो ये जो डीएनए है इसमें एक पिच पाई जाती है, पिच क्या होती है सर? पिच मतलब जिस टाइम पर अगर आप देखें यहां से यहां तक आपका डीएनए जो है ये आपका एक टर्न पूरा कर चुका है, से मुड़ चुका है आपका, जब ये 360 डिग्री घूम जाए तो इतने इलाके को हम लोग क्या कह देते हैं? इतने इलाके को हम लोग क्या कह देते हैं भैया? इतने इलाके को हम लोग कह देते हैं ये है पिच ऑफ द हेलिक्स, दिस इज पिच ऑफ द हेलिक्स। ये 360 डिग्री रोटेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पिच ऑफ द हेलिक्स कहते हैं। अब ये जो पिच है इसकी लंबाई कितनी होती है? ये जो पिच है इसकी लंबाई कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम को अगर आप नैनोमीटर में कन्वर्ट करें तो एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। यानी यहां पर आपका ये नंबर क्या आया? यहां पर ये नंबर आया भैया 34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसको अगर मैं नैनोमीटर में कन्वर्ट करूं, नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, तो पावर 10 बढ़ी तो नंबर 10 छोटा हो गया। ओवरऑल क्वांटिटी को सेम रखने के लिए तो इसको आप लिख सकते हो 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर को और क्या लिख सकते हो? 3.4 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है। तो ये जो 360 डिग्री है इसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, ये जो 360 डिग्री है इसकी लेंथ इतनी हो जाएगी। जब भी आप डीएनए बनाते हैं तो ये जो आपने सांप जैसा स्ट्रक्चर बना दिया है भैया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बैकबोन। ये जो आप यहां पर तैयार करके बैठे हो, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज बैकबोन। और ये बैकबोन किसकी बनती है? हमेशा याद रखेगा, शुगर प्लस फॉस्फेट की बनती है। भाई डीएनए में थी ही तीन चीजें, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस, करेक्ट। तो यहां पर बैकबोन है, शुगर और फॉस्फेट की बनी हुई ये बैकबोन होगी। एंड यहां पर अगर आप देखें तो अंदर की साइड ये जो आपकी बैकबोन है इससे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे अंदर की साइड आपके क्या होंगे? अंदर की साइड आपके इनवर्ड डायरेक्शन में आपके क्या बने हुए होंगे? आपके नाइट्रोजनस बेसिस प्रोजेक्टेड होंगे। यानी नाइट्रोजनस बेसिस इस बबल के अंदर होते हैं, है ना। और आपकी जो बैकबोन है किसकी बनी होती है? शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। तो ये जो है भैया परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, परपेंडिकुलर टू द बैकबोन, perpendicular to the backbone and projected inwards are nitrogenous bases, और रूल आपको बड़ा अच्छे तरीके से पता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि एडेनिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन जो है ये सिर्फ और सिर्फ ग्वानिन के साथ बॉन्ड बनाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तब जाके काम चलेगा भैया, तब जाके आपके बेस पेयर बनेंगे। तो यहां पर ये बेस पेयर आपके बन रहे होते हैं। एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, यही आपकी प्रॉपर कॉम्बिनेशन है। अब ये जो पिच है 360 डिग्री की, आराम से सुनिएगा, ये पॉइंट जो है इससे सवाल बन के आता है। ये जो 360 डिग्री की पिच है यानी इतना पार्ट है, इसमें 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट।
इसमें 10 बेस पेयर आपके प्रेजेंट है, यानी 10 यहां पर हैं आपके नाइट्रोजनस बेसिस, 10 यहां पर हैं, उनके पेयर बन गए, तो 10 बेस पेयर यहां पर प्रेजेंट है इस हिसाब से, है ना। लेट्स से आपका एक बेस पेयर है, या आपका दो बेस पेयर है, या आपका तीसरा बेस पेयर, या आपका चौथा बेस पेयर, या आपका पांचवा बेस पेयर, या आपका छठा बेस पेयर एंड सो ऑन। 10 के 10 बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर आपके 10 बेस पेयर इस 360 डिग्री में मौजूद हैं। अगर इस 360 डिग्री के टर्न में 10 बेस पेयर मौजूद है और ये 360 डिग्री जो है इट इज हैविंग अ लेंथ ऑफ 34 एंगस्ट्रॉम, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि भैया दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की लंबाई कितनी होगी? भाई 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं, इनकी लंबाई है 34 एंगस्ट्रॉम, तो दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की लंबाई कितनी होगी? 34 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 10। करेक्ट सर। तो अगर मैं यहां पर एक मैथ लगाना चाहूं कि डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, तो ये कितनी हो जाएगी? 34 एंगस्ट्रॉम बाय 10, दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, या फिर हम यहां पर कह रहे थे 3.4 नैनोमीटर, इसको भी तो ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 0.34 नैनोमीटर। करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच में इतना आपका गैप या इतना डिस्टेंस आपका पाया जाता है। अब अगर आप टोटल डीएनए की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं अपने एक सेल के अंदर, तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने कल देखा कि हमारे हैप्लॉइड कंटेंट में अगर मैं अपना एक हैप्लॉइड सेल ले रहा हूं तो कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जा रहे थे? 3.3 इंटू 10⁻⁹। डिप्लॉयड सेल में कितने पाए जाएंगे? डबल कर दीजिए माफी चाहूंगा दोस्त, 6.6 इंटू 10⁻⁹। करेक्ट। तो अगर आप देखें तो टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन अ सेल कितनी हो गई? टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन अ सेल कितनी हो गई? भाई आप बताइए, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं एक डिप्लॉयड सेल के अंदर? 6.6 इंटू 10⁻⁹, है ना। और भैया दो नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है? यही ले लीजिए, आपका 0.34 नैनोमीटर है इंटू 10⁻⁹। अब -9 से +9 कैंसिल हो गया, ये पावर उड़ गई, एकदम उड़ गई। 6.6 इंटू 0.34, 0.34 क्या होता है या 0.33 क्या होता है? 1/3, एक तिहाई बोल सकते हैं इसको। तो 6.6 का एक तिहाई कितना हो गया? 2.2। तो क्या 2.2 मीटर लेंथ निकल करके आ गई? क्या इतना लंबा डीएनए पर सेल पाया जाएगा? पाया जाएगा सर, क्यों नहीं पाया जाएगा, अभी तो कैलकुलेट किया है, बिल्कुल पाया जाएगा, राइट, एकदम पाया जाएगा दोस्त। तो यहां पर एडेनिन और थाइमिन के बीच, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और जब ये नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से जुड़ते हैं तो इनके बीच में यहां जब ये एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, भाई यहां अगर एडेनिन है तो यहां अगर थाइमिन है तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो हो ही सकता है, ये तो होगा ही होगा जब बेस पेयर बनेगा तो। लेकिन जब आप इस बेस पेयर के ऊपर दूसरा रख रहे हो, दूसरे के ऊपर तीसरा रख रहे हो, तो इनके बीच में भी तो कुछ इंटरेक्शन होनी चाहिए ना। इस इंटरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैकिंग फोर्स। जब एक बेस पेयर को आप दूसरे के ऊपर स्टैक कर देते हो, देन अ स्टैकिंग फोर्स इज ऑब्जर्व्ड दैट गिव्स एडिशनल स्टेबिलिटी। दैट्स व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल। यहां स्टैकिंग फोर्स भी जो है ये भी आपकी लग जाती है। तो नाइट्रोजनस बेस पेयर बनते टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो ही रही है, लेकिन यहां पर एक के ऊपर एक जब आप बेस पेयर जचा रहे हो तो स्टैकिंग फोर्स या स्टैकिंग एनर्जी भी काम आ रही है। तो पहला डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, दूसरा राइट हैंडेड स्ट्रक्चर, तीसरा एंटी पैरेलल पोलैरिटी, चौथा बैकबोन बनेगी शुगर और फॉस्फेट की, पांचवा नाइट्रोजनस बेसिस होंगे अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं, अंदर की साइड होंगे इस बबल के अंदर, है ना। और उनमें जो बेस पेयरिंग होगी उसमें एडेनिन सिर्फ थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ग्वानिन सिर्फ साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा।
और इसके अलावा स्टैकिंग एनर्जी भी यहां पर पाई जाएगी। एक जो 360 डिग्री का टर्न है इसकी लंबाई होगी 34 एंगस्ट्रॉम, तो दो नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में गैप कितना होगा 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एक 360 डिग्री टर्न में 10 बेस पेयर पाए जा रहे होते हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने सीखी। दिस इज अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए, है ना। दिस इज अबाउट द सैलिएंट फीचर ऑफ डीएनए। स्टैकिंग फोर्स, and hydrogen bond stabilizes DNA, stabilizes DNA, करेक्ट। ये सारी चीजें हमने देख ही ली हैं। अब थोड़ा एनसीईआरटी में पढ़ लेते हैं भैया इन्हीं चीजों को, तब जाके थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी। यहां तक कल वी हैव ऑलरेडी डिड, है ना, कि नाम न्यूक्लिन दिया गया था 1869 में, फ्रेडरिक मिशर साहब ने इसको आइसोलेट किया था। 1953 में अगर आप देखें तो वॉटसन और क्रिक साहब ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को यूज किया, जो कि किन्होंने प्रोड्यूस किया था, किनका डेटा था ये, विल्किंस और फ्रैंकलिन का। ऐसा कहा भी जाता है, साइंटिफिक थ्योरीज भी हैं काफी सारी, है ना, कंट्रोवर्शियल थ्योरीज बोला जाता है इनको, साइंस में कई बातें उड़ती हैं। ऐसा कहा गया कि वॉटसन एंड क्रिक ने विल्किंस और फ्रैंकलिन का जो काम है वो चुरा लिया था, ऐसी भी बातें चलती है, राइट। तो कई बार आपको इस पे, अगर आपने कुछ साइंटिफिक पेजेस फॉलो कर रखे हैं तो काफी मीम भी देखने को मिलते होंगे, राइट। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इस प्रकार से चलती रहती हैं। सेम एक घटना हुई थी हमारे साथ भी, और तो इस घटना की बात मुझे इसलिए याद आई क्योंकि वो क्रिक साहब से रिलेटेड है। तो क्रिक साहब स्ट्रक्चर्स इल्यूसिडेशन में बहुत माहिर थे, लेकिन भारत के एक और साइंटिस्ट थे जो इस काम में बहुत ज्यादा माहिर थे, और उन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया। और हमारी एनसीईआरटी की जो सेल वाली यूनिट है उसके सामने उन साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन भी है। उनका नाम है जीएन रामचंद्रन साहब, जिन्होंने हम लोगों को रामचंद्रन प्लॉट के बारे में बताया और ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया। अगर आप भारत में पूछेंगे किसने दिया, हम बोलेंगे जीएन रामचंद्रन। अगर आप यूएस में जाके पूछेंगे किसने दिया, तो वो बोलेंगे क्रिक। क्योंकि साइंस में ऐसा होता है कि जब भी आप कुछ नॉवल काम करते हैं, यानी नया काम करते हैं, तो आपको उस काम की वैलिडेशन के लिए, चेकिंग के लिए एक बहुत बड़े बिग शॉट साइंटिस्ट को अपना काम भेजना होता है, जिससे कि वो उसे वैलिडेट कर सके कि हाँ तुम सही जा रहे हो। लेकिन फ्रॉड होने के चांसेस साइंस में अच्छे खासे होते हैं। तो इसीलिए जब जीएन रामचंद्रन साहब ने अपना काम भेजा क्रिक साहब को, तो उन्होंने इसका क्रेडिट खाने की भी कोशिश की। और यूएस में भी अभी तक यही परसेप्शन है कि क्रिक साहब ने कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया है। तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं आपको अलग अलग नाम दिखाई देते हैं। तो इसीलिए यहां पर क्रिक साहब से हमको याद आया कि एक इंडियन साइंटिस्ट के साथ भी ऐसा ही हुआ था और इन्हीं टीम ने किया था, जिससे ये चीज प्रूफ होने के चांसेस हो जाते हैं कि हाँ भाई हो सकता है इन्होंने फ्रैंकलिन का जो स्ट्रक्चर है, विल्किंस का जो स्ट्रक्चर है वो भी लिया हो। पर एटलीस्ट इनको नोबेल प्राइज तो मिला। जीएन रामचंद्रन साहब को जो है उन्होंने उतना क्लोज नहीं जाने दिया किसी भी चीज के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया, ये नाम है भैया डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, क्योंकि दो हेलिक्स होती हैं इसमें, दो हम लोगों ने हेलिक्स बनाई। बेस पेयरिंग यहां पर होती है कॉम्प्लीमेंट्री, यानी ए सिर्फ टी के साथ बाइंड करेगा, सी सिर्फ जी के साथ बाइंड करेगा। तो चारगाफ साहब ने ये रूल दिए, एरविन चारगाफ रूल इनको कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा, रेशियो ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन आर ऑलवेज इक्वल एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन आर ऑलवेज इक्वल एंड दे आर इक्वल टू 1। क्या ये बात सही है? एकदम सही है। आप यहां पर एक डीएनए का स्ट्रैंड बनाकर देख लीजिए भाई, ये मैंने बनाया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और इस स्ट्रैंड पे मैं लिख दे रहा हूं इसका सीक्वेंस। ठीक है, मैंने लिखा ए टी जी सी ए टी टी ए सी जी ए, ये मैंने लिखा और बिना कुछ सोचे समझे लिखा है, आपके सामने ही लिखा है। इसका अपोजिट जो स्ट्रैंड होगा वो उल्टा होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। ए के सामने कौन आ सकता है? सिर्फ टी आ सकता है, टी के सामने ए आ सकता है, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने टी, टी के सामने ए, टी के सामने ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी, ए के सामने टी, ए के सामने टी। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है जी। एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एडेनिन थाइमिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। करेक्ट है, बॉन्डिंग भी हो गई? हो गई सर। अब आप बताइए ए कितने और टी कितने? टेक्निकली सोचो, क्या जितने ए हैं उतने ही टी होंगे?
ए हमेशा टी के साथ बाइंड करता है, तो जितने ए होंगे उतने टी होने चाहिए। टी हमेशा ए के साथ बाइंड करता है, तो जितने टी हैं उतने ए होने चाहिए। बिल्कुल, प्रूफ कर लेते हैं भाई। यहां कितने ए हैं? 1 2 3 4 5, 5 है जी, हाँ। 6 7 8, 8 आपके ए हैं। तो टी कितने होने चाहिए सर? होने तो 8 ही चाहिए। अब देख लेते हैं टी कितने हो गए आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8, हैंस प्रूव्ड। भाई आपके सामने एक रैंडम स्ट्रक्चर बनाया, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सामने सामने बात हो रही है। दूसरा सी और जी का देख लो भैया, है ना, सी और जी का देख लो, इसमें भी कोई दिक्कत थोड़ी है। 1 2 3 4, 4 ये हैं। देख लो भैया जी कितने होने चाहिए? 4 होने चाहिए। 1 2 3 4, बात खत्म। तो a बाय टी इज इक्वल टू 1, सी बाय जी इज इक्वल टू 1। यस, क्योंकि जितने ए होंगे उतने ही टी होंगे, हमेशा ए टी के साथ ही बाइंड करता है। जितने सी होंगे उतने ही जी होंगे, हमेशा सी जी के साथ ही बाइंड करता है। तो जाहिर सी बात है यहां पर इनका रेशियो इक्वल टू 1 आ गया ना। इसको क्या कहा जाता है? चारगाफ प्रिंसिपल कहा जाता है। एरविन चारगाफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा भैया ये है चारगाफ्स रूल। चारगाफ्स रूल, और ये चारगाफ रूल बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है? आराम से सुनिए इसको, आराम से देखिए, तब जाकर के मजा आएगा। वाई चारगाफ रूल इज सो इंपॉर्टेंट। यह है आपका एक प्यूरीन। प्यूरीन 9 मेंबर का था जी सर, 9 मेंबर का था। यह है आपका एक प्यूरीन, और यह है आपका एक पिरिमिडीन। यह है आपका एक पिरिमिडीन। समझ लीजिए ये प्यूरीन जो है आपका एक प्यूरीन से ही बाइंड करता है डीएनए में, बेस पेयरिंग करता है। प्यूरीन आपका एक प्यूरीन से ही बाइंड करता है, बेस पेयरिंग करता है। तो क्या डीएनए चौड़ा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल चौड़ा हो जाएगा मेरे भाई। यहां पर आप देखेंगे तो कितना चौड़ा हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक हो जाएगा, हो जाएगा। और अगर कोई मुझे बोले कि भैया सिर्फ पिरिमिडीन पिरिमिडीन से ही बाइंड कर रहा है, तो क्या डीएनए पतला हो जाएगा? बिल्कुल पतला हो जाएगा। अगर कोई बोले पिरिमिडीन पिरिमिडीन से बाइंड कर रहा है, तो क्या आपका डीएनए पतला हो जाएगा? बिल्कुल पतला हो जाएगा, पिरिमिडीन है ही छोटा। लेकिन कोई मुझे बोले कि आपका प्यूरीन जो है, प्यूरीन क्या होते हैं? एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन सिर्फ और सिर्फ थाइमिन से बाइंड करता है, ग्वानिन सिर्फ और सिर्फ साइटोसिन से बाइंड करता है, यानी एक प्यूरीन हमेशा एक पिरिमिडीन से ही बाइंड करेगा। तो क्या डीएनए की ओवरऑल जो चौड़ाई है वो यूनिफॉर्म रहेगी? अच्छा लगेगा भाई डीएनए ऐसा? अच्छा लगेगा ऐसा? ऐसा बना हुआ है, ये कोई शेप है भाई? ये कोई यूनिफॉर्मिटी है? नहीं। और ऐसा बनेगा, अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, है ना? दुनिया में यूनिफॉर्मिटी होनी जरूरी है। तो यूनिफॉर्मिटी तभी तो आएगी जब बराबर आपकी हमेशा बॉन्डिंग देखने को मिलेगी हर एंगल पे। तो दैट्स व्हाई अ प्यूरिन ऑलवेज बाइंड विद पिरिमिडीन। यहां पे अगर आप देखोगे तो डायामीटर बड़ा हो गया, डायामीटर बड़ा हो गया, प्यूरिन प्यूरिन से बाइंड करेगा। तो यहां पे डायामीटर छोटा हो गया, यहां पे डायामीटर आपका यूनिफॉर्म है। यहां पे डायमीटर आपका यूनिफॉर्म है, करेक्ट है। दैट्स व्हाई अ प्यूरिन ऑलवेज बाइंड विद द पिरिमिडीन। यह भी आपके चारगाफ भैया ने ही कहा था कि ए है टी से ही बाइंड करेगा, सी है जी से ही बाइंड करेगा, जिससे ये जो डीएनए है इसको हम लोग ऐसा यूनिफॉर्म बना पा रहे हैं, ये बना पाए। अदरवाइज कहीं से डीएनए ऐसा पतला हो जाएगा, कहीं से ऐसा मोटा हो जाएगा, है ना? ऐसा लगेगा आपने कोई कर्व तैयार किया है, जैसे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का जो कर्व आता है उस हिसाब का कुछ तैयार कर दिया है, वो यूनिफॉर्मिटी ही नहीं दिखाई देगी, करेक्ट। जैसे यहां पर आपका जो डायमीटर है, ये अगर आप देखोगे इट इज अराउंड 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो इसको बैलेंस भी तो करना है ना यार, इसको ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी कुछ भी बना देंगे, है ना? वी नीड दिस मच डायमीटर ओनली। दीज आर द सैलिएंट फीचर्स ऑफ डीएनए। यहां पर आप देखेंगे तो चारगाफ साहब के रूल हमको समझ में आए।
डीएनए का एक स्ट्रैंड आपको पता लग जाए तो दूसरे स्ट्रैंड के बारे में आप ऑटोमेटिकली पता लगा सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी, जो हमने यहां पर बकायदा करके भी देखा। एक स्ट्रैंड हमने अपनी मर्जी से बनाया था, दूसरा स्ट्रैंड हमने पता लगा लिया था कि इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकती। करेक्ट है। अब देखिए, जो डीएनए है इसमें दो चेन्स होती हैं, तो इट इज डबल हेलिकल। इसकी जो आपकी बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है, और बेसिस जो हैं इन बबल्स के अंदर पाए जाते हैं, दे आर प्रोजेक्टेड इनसाइड। एंटी पैरेलल दोनों की दोनों चेन होती हैं। अगर एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड जो हैं ये बेस पेयर बनाने में हेल्प करते हैं, यानी ये जो दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, पेयरिंग कर लेंगे। यूनिफॉर्म डिस्टेंस होता है आपका डीएनए के स्ट्रैंड्स में। क्यों? क्योंकि प्यूरिन हमेशा पिरिमिडीन के साथ पेयर करता है। चारगाफ साहब वाली बात हमने यहां पर लिखी। राइट हैंडेड कॉइलिंग यहां पर होती है, और पिच जो है यानी 360 डिग्री का जो एक टर्न है उसकी लेंथ जो है इट इज 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्रॉम, जो हम देख चुके हैं। और इस एक 360 डिग्री के टर्न में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? 3.4 नैनोमीटर बाय 10 यानी 0.34 नैनोमीटर, या 34 एंगस्ट्रॉम बाय 10 यानी 3.4 एंगस्ट्रॉम, जो कि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसी हिसाब से देखिए भाई, एक स्ट्रैंड जो आपका जा रहा है ये जा रहा है आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो दूसरा इसका उल्टा चलेगा। यहां पे 3 प्राइम है तो दूसरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहां 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में, यहां 5 प्राइम टू 3 प्राइम इस दिशा में, पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल। एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड इस हिसाब से आपकी बेस पेयरिंग हो जाती है, या आपके दो स्ट्रैंड तैयार हो जाते हैं। करेक्ट। डिस्टेंस अगर आप देखोगे बिटवीन टू बेस पेयर्स तो वह 0.34 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम में निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यह जो आपका एक बेस पेयर है यह दूसरे बेस पेयर के ऊपर स्टैक्ड होता है, ऐसे रखा गया है। इनके बीच में भी एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एज स्टैकिंग एनर्जी या स्टैकिंग फोर्स, जो कि इनको एडिशनल स्टेबलाइजेशन दे रही होती है। तो स्टैकिंग एनर्जी या स्टैकिंग फोर्स यहां पर देखने को मिलती है, जो एडिशनल स्टेबिलिटी दे रही होती है। यहां स्टैकिंग वर्ड भी यूज किया हुआ है। क्रिक साहब ने सेंट्रल डॉगमा बताया था हमें, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये बात हम लोग कल ही देख चुके थे, तो इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। डीएनए से डीएनए बनना इज रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में एक शब्द आ रहा है रेप्लिका, जिसका मतलब ही होता है भैया कॉपीज बनना। तो डीएनए अपनी कॉपी बनाएगा तो रेप्लिकेशन। देन उसके बाद आपका डीएनए जो है जब ये आरएनए बनाएगा इट इज ट्रांसक्रिप्शन, एंड उसके बाद आरएनए जब आपका प्रोटीन बनाएगा देन दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ये तीनों चीजें यहां पर हो रही होती हैं, एक सीक्वेंस में चलती हैं, तो इनको हम पढ़ भी रहे होंगे। अब देखिए पैकेजिंग कैसे होती है डीएनए की। इसमें एक चीज है जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं भैया, ये है आपका डिस्टेंस दो नाइट्रोजनस बेस पेयर्स के बीच का। इतने आपके बेस पेयर पाए जाते हैं ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल के अंदर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई डीएनए की? 2.2 मीटर हो गई, बिल्कुल। और अगर आप साइज देखेंगे हमारे सेल का, है ना, न्यूक्लियस का तो चलो उससे भी छोटा है, अगर आप सेल का साइज देखेंगे तो ये कितना है? 10 से 20 माइक्रोमीटर। तो न्यूक्लियस का अगर आप साइज देखें तो कितना होगा? 1 माइक्रोमीटर, 2 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर। 5 माइक्रोमीटर के इस न्यूक्लियस में 2.2 मीटर लंबा डीएनए हम लोगों ने फिट किया है। कुछ तो हमारे पास मशीनरी होगी भैया, कुछ तो हम लोगों को आता होगा ऐसा, जिसकी वजह से हमने इतना बड़ा डीएनए इतनी छोटी सी जगह पे फिट कर दिया है। तो उस मैकेनिज्म को हम लोग समझ लेते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मैकेनिज्म, कि इतनी कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग हमने करी कैसे, राइट? तो देखिए, वी नो दैट a diploid human cell contains 2.2 meter long DNA in its nucleus, है ना? इतना लंबा डीएनए अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, देयरफॉर वी कैन से दैट
द पैकेजिंग एफिशिएंसी इज वेरी हाई। पैकेजिंग की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप एक प्रोकैरियोटिक सेल को ही देखें तो क्या प्रोकैरियोटिक सेल में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है? नहीं सर। तो क्या इकोलाई में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा? नहीं सर। तो अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एस्चेरिशिया कोलाई का एग्जाम्पल लेते हैं, तो क्या यहां पर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा सर। फिर भी जो डीएनए है, डिस्पाइट ऑफ नॉट हैविंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, फिर भी जो डीएनए है इधर उधर घूमता नहीं रहता, एक रीजन में फिक्स्ड होता है। तो यहां पर क्या होता है मेरे दोस्त, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। और ये डीएनए कैसा होता है मेरे भाई? एसिडिक होता है, सबको पता है। ये डीएनए जो है इसका नाम ही है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये आपका एसिडिक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एसिडिक डीएनए है। करेक्ट है। अब ये जो डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये बाइंडेड होता है बाय सम प्रोटीन्स। भाई अगर आपका डीएनए एसिडिक है तो इसको बाइंड करने के लिए कैसे प्रोटीन्स चाहिए, खुद ब खुद बताइए। अगर आपका डीएनए एसिडिक है तो इसे बाइंड करने के लिए बेसिक प्रोटीन्स चाहिए, एसिड बेस की जोड़ी बनेगी। यस, ये आपके लोअर प्रोटीन्स होते हैं, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स नहीं होते, क्योंकि बैक्टीरिया में डीएनए इतना बड़ा नहीं होता है कि इसको पैक करने के लिए बहुत हायर लेवल ऑफ प्रोटीन्स चाहिए हो। यहां पे बहुत लोअर लेवल के प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए को बहुत ज्यादा मूव नहीं करने देते, इस लोकेलिटी में, इस इलाके में ही फिट रखते हैं। ठीक है, तो इस इलाके को, इस लोकेलिटी को हम लोग प्यार से क्या कह देते हैं? दिस रीजन इज कॉल्ड एज, दिस रीजन इज कॉल्ड एज, नाम आपने सुना भी होगा, हम पढ़ भी चुके हैं इसके बारे में, न्यूक्लियोइड। तो जिस रीजन में आपका डीएनए पाया जाता है, पैक्ड होता है वो प्रोटीन की हेल्प से, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कह देते हैं। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। देयरफॉर डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड। ऐसा नहीं है कि डीएनए आपका फैला फैला कहीं भी पड़ा रहेगा, नहीं। डीएनए आपका न्यूक्लियस एब्सेंट है, फिर भी आपका इधर उधर भगता नहीं फिर रहा, क्योंकि कुछ बेसिक प्रोटीन्स ने, कुछ लोअर लेवल के प्रोटीन्स ने इसको एक जगह पर जकड़ रखा है। तो डीएनए है आपका एसिडिक, और आपके ये हैं बेसिक प्रोटीन्स जिन्होंने डीएनए को पकड़ लिया है। अगर आप चार्ज देखना चाहें तो डीएनए कैसा होता है भैया? डीएनए अगर एसिडिक है तो इसके ऊपर चार्ज कैसा होगा? ये एसिडिक किसकी वजह से था? फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। तो फॉस्फोरिक एसिड कैसा चार्ज देता है डीएनए को? नेगेटिव चार्ज देता है, देता है भैया। तो क्या डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है? क्या डीएनए एन फॉर नेगेटिवली चार्ज होता है? होता है। तो इसीलिए इसको बेसिक प्रोटीन चाहिए होते हैं। बेसिक प्रोटीन जिनमें बेसिक ग्रुप पाया जाए। भाई अमीनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं, एक तो अमीनो ग्रुप और एक एसिड ग्रुप जो आयनाइज फॉर्म में ऐसा दिखता है। बताओ पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा? सर अमीनो ग्रुप जो है ये पॉजिटिव दिख रहा है, और एसिडिक ग्रुप जो है आयनिक फॉर्म में नेगेटिव दिख रहा है। अगर यहां बेसिक प्रोटीन है तो ये बेसिक प्रोटीन क्या पॉजिटिवली चार्ज होंगे? बेसिक है ना भैया, एसिडिक ग्रुप थोड़ी है इनमें, बेसिक है ना, तो क्या पॉजिटिवली चार्ज होंगे? बिल्कुल होंगे। इसीलिए इस नेगेटिवली चार्ज डीएनए को ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स पकड़ लेते हैं और एक जगह पर इसके साथ गुटबंदी कर लेते हैं कि आओ भैया यहीं बैठेंगे दोनों भाई, मस्त, कहीं पे इधर उधर फैलेंगे नहीं। दैट्स वाई डीएनए आपका एक जगह पर ही कंसोलिडेटेड फॉर्मेट में पाया जा सकता है। जो यूकैरियोट्स हैं उनका डीएनए बहुत बड़ा होता है। अब हमारा डीएनए अगर आप देखोगे तो बहुत ही लंबा है, 2.2 मीटर्स इन अ सिंगल सेल।
तो वहां पर आपको और कॉम्प्लिकेटेड क्या करनी पड़ती है, पैकेजिंग करनी पड़ती है। क्योंकि आपने जब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर पढ़ा, जब सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ा, तब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से क्रोमेटिन के बारे में बताया था कि जो न्यूक्लियस है उसमें जो डीएनए है बेसिकली क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट है, खुला खुला रहता है। जब सेल डिवीजन नहीं हो रही तो मस्त आराम से खुला खुला पड़ा रहता है। अब ये क्रोमेटिन जो है, इसको सिर्फ डीएनए बोलने की गलती हम लोगों ने नहीं करी थी। हम लोगों ने बशर्ते वहां पता लगाया था कि सिर्फ डीएनए नहीं होता, क्रोमेटिन में आरएनए भी होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं और नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स यानी एनएचसी प्रोटीन्स भी होते हैं। यानी क्रोमेटिन सिर्फ डीएनए को नहीं बोलते, डीएनए प्लस आरएनए प्लस प्रोटीन्स जिनमें हिस्टोन भी है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं। तो अगर आप यूकैरियोट की बात करें, अगर आप यूकैरियोट की बात करें, इन यूकैरियोट्स, तो आपका डीएनए जो है ये आपका काफी लंबा होता है। तो इस डीएनए को हम लोग रैप करते हैं किसके अराउंड? डीएनए वही आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है यानी आपका एसिडिक है, तो इसको भी बेसिक प्रोटीन्स के अराउंड रैप करना पड़ेगा। तो यहां पर इनिशियली कौन आते हैं इनटू पिक्चर? हिस्टोन प्रोटीन्स। इनिशियली हिस्टोन प्रोटीन्स will come into picture as an octamer, as an octamer। ऑक्टामर क्या होता है सर? मर का मतलब होता है यूनिट और ऑक्टा का मतलब होता है 8। तो 8 यूनिट्स होंगी यहां पर आपकी किसकी? हिस्टोन प्रोटीन्स की। वो मिल करके कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रही हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपका दिखता कैसा है? कुछ ऐसा दिखता है। ये आपकी 2 यूनिट है, ठीक है। ये आपकी 2 और यूनिट है, ये आपकी 2 और यूनिट है, ये आपकी 2 और यूनिट है। करेक्ट। यहां पर ये क्या बना भैया? ऑक्टामर। टोटल कितनी हो गई? 8 यूनिट हो गई ना? 8 यूनिट हो गई सर। ये जो आपकी 2 यूनिट हैं ये होती हैं हिस्टोन की, जिसे कहते हैं H2A। ये है आपका हिस्टोन जिसको कहते हैं H2B। ये है जिसको कहते हैं H3 और ये है जिसको कहते हैं H4। यानी H2A, H2B, H3 और H4, इनको हम लोगों ने जोड़ा, इनकी 2-2 यूनिट्स ली तो टोटल 8 यूनिट बन गई। 2 H2A, 2 H2B, 2 H3, 2 H4, टोटल 8 यूनिट हो गई। इसे हिस्टोन ऑक्टामर हम लोगों ने कह दिया। दिस इज कॉल्ड एज हिस्टोन ऑक्टामर, जिसको हम कैसे बना लेंगे? जिसको हम लोग ऐसे बना लेंगे, एक ही गोले से बना लेंगे। इसको हम कह देंगे भैया ये ऑक्टामर है, ठीक है। ये ऑक्टामर है, इसको हम एक ही गोले से रिप्रेजेंट कर लेंगे जिससे डायग्राम थोड़ा सा बनाना आसान हो जाए, ठीक है। सर 2 है, 3 है, 4 है, 1 कहां है? 1 इज कॉल्ड एज लिंकर हिस्टोन। जब 2 इस प्रकार के ऑक्टामर्स के बीच का डीएनए जुड़ता है तो लिंकर हिस्टोन की जरूरत पड़ती है। वो बीच का क्लिप है जो 2 ऑक्टामर्स को जोड़ेगा। तो H1 के बारे में थोड़ा सा अभी हम 2 मिनट बाद पढ़ रहे होंगे। तो डीएनए जो है ये आपका पहले खुला खुला पड़ा था, ये डीएनए है आपका खुला खुला पड़ा है। अब इस खुले खुले डीएनए को बांधने के लिए आपका कौन आ चुका है? हिस्टोन ऑक्टामर आ चुका है। तो ऑक्टामर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगे रहेंगे और हर ऑक्टामर जो है ये कुछ डीएनए को अपने अराउंड रैप कर लेगा। यहां जो डीएनए है कितने चक्कर काटता है? 1.25 चक्कर काटता है। जैसे एक चक्कर ये पूरा काटा, आधा ये काट लिया, सिमिलरली यहां काटा, यहां काट लिया, यहां काटा, यहां काट लिया, यहां काटा, यहां काट लिया, एंड सो ऑन, राइट। ऐसे ये जो हिस्टोन ऑक्टामर्स हैं उनके अराउंड ये डीएनए रैप होता जाएगा, रैप होता जाएगा। और कितने राउंड लगा लेगा?
आपके 1.75 राउंड्स लगा लेगा। 1.75 राउंड्स लगा लेगा। अराउंड 200 बेस पेयर का डीएनए यहां पर लिपट जाता है ना। ये डेटा उतना एक्यूरेट नहीं है एनसीईआरटी में, पर सिंस हमें एनसीईआरटी ही पढ़नी है, आप हायर लेवल पे जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इट इज 146 बेस पेयर। लेकिन अभी एनसीईआरटी में अराउंड 200 बेस पेयर बोला है, तो ठीक है, अराउंड 200 बेस पेयर ही यहां पर हम लोग लिख देंगे, है ना। और यहां पर लिंकर हिस्टोन है, जैसे H1 हिस्टोन जो मैंने बताया था, वो जब ये भैया आपका स्ट्रक्चर बनता रहेगा तो H1 हिस्टोन इसके पास आते रहेंगे फॉर कनेक्शन। तो H1 या लिंकर हिस्टोन इसको कहा जाता है ना। H1 या लिंकर हिस्टोन इसको कहा जाता है, करेक्ट। तो ये डीएनए का स्ट्रैंड था। अब इसको हमने कंपैरेटिवली रैप कर दिया है छोटे छोटे गोलों के अराउंड। ये तो डायग्राम है, इसीलिए हमने बहुत बड़ा एक ऑक्टामर बना के दिखाया है, लेकिन आपका ये छोटा छोटा गोला है जिसके अराउंड डीएनए हमने रैप कर दिया। यानी ऊन का जो धागा है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन इसको जब आप रैप करते हो, एक छोटा सा ऊन का गोला बना देते हो, तो बहुत सारी ऊन बहुत छोटे इलाके में आ जाती है। उस प्रकार की हमने रैपिंग यहां पर कर दी है, करेक्ट। तो 1.75 राउंड्स यानी अराउंड 200 बेस पेयर का डीएनए आपने लपेट दिया है। ये जो ऑक्टामर है ना, ऑक्टामर प्लस रैप्ड डीएनए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टामर प्लस रैप्ड डीएनए, इसको मिला करके हम क्या कहते हैं, ऑक्टामर और उसके अराउंड जो रैप्ड डीएनए है इसको मिला करके हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। तो ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम, ये एक न्यूक्लियोसोम एंड सो ऑन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम न्यूक्लियोसोम कह देते हैं, इसे हम न्यूक्लियोसोम कह देते हैं। तो डीएनए कैसा है भैया, डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज था, डीएनए आपका कैसा है, नेगेटिव है और एसिडिक है। तो ये जो ऑक्टामर है ये किसका बना होगा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होने चाहिए इसके अंदर, बिल्कुल पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होने चाहिए इसके अंदर, और एसिडिक को बाइंड करने के लिए बेसिक प्रोटीन्स होने चाहिए। बेसिक प्रोटीन्स कब बनेंगे, जब इनके अंदर अमीनो एसिड बेसिक हो। तो बेसिक अमीनो एसिड के क्या एग्जांपल्स थे, अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है तो एसिडिक अमीनो एसिड को याद करना तो बहुत आसान है, क्योंकि उनके नाम में ही एसिड आ जाता है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। लेकिन बेसिक जो है इनको याद करने के लिए एक ट्रिक है कॉल्ड बहल। आपका एक टाइटल है भारत में बहल, है ना, फिल्म भी आई थी लेडीज वर्सेस रिकी बहल। तो यहां पर बेसिक अमीनो एसिड कौन से हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन बीच का है, ये बेसिक की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो ये तीनों ही आपके मेजर एग्जांपल हैं। तो लाइसिन और आर्जिनिन यहां पर पाए जाएंगे इन अमीनो एसिड्स के अंदर, बिल्कुल, है ना। तो ये जो प्रोटीन है इनमें सबसे ज्यादा अमीनो एसिड कौन से पाए जाएंगे, लाइसिन, आर्जिनिन। इनमें आपके अमीनो ग्रुप जो हैं ये ज्यादा होंगे, तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज इनका ज्यादा हो जाएगा। तो दे विल बी बेसिक ऑल्सो, बेसिक ग्रुप के होने की वजह से, और पॉजिटिव भी हो जाएंगे। तो लाइसिन, आर्जिनिन खूब पाए जाते हैं हिस्टोन्स में, जिस वजह से न्यूक्लियोसोम बना सकते हैं। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है ये और ज्यादा पास पास आकर के जुड़ जाएंगे। अब तो ये दूर दूर प्रेजेंट है, फिर ये न्यूक्लियोसोम और ज्यादा पास पास आकर के जुड़ जाते हैं, करेक्ट। और इनके अराउंड डीएनए और ज्यादा कंडेंसली आपका क्या हो जाता है, रैप हो जाता है, करेक्ट। इस प्रकार से और ज्यादा कंडेंस हो जाता है, ये न्यूक्लियोसोम्स और पास आ जाते हैं। और इसके बाद आपका डीएनए बहुत मोटा हम लोग बना लेते हैं। ये आपका क्या बना लेता है, ये आपका एक पूरा का पूरा क्रोमोसोम बना लेता है। इसी प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, क्रोमोसोम की आर्म्स ऐसे ही दिखाई देती हैं, यस सर, ऐसे ही दिखाई देती हैं। फिर ये आपका और डेंस होके क्या बना लेता है, आपका क्रोमोसोम बना लेता है। मेटाफेज में आपका क्रोमोसोम बना लेता है, जो कि मोस्ट कंडेंस्ड फॉर्म है, करेक्ट। जब ये आपका बन रहा होता है क्रोमोसोम, तो इस टाइम पर ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स थे इनके अलावा और प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है। तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की भी जरूरत पड़ती है। एनएचसी प्रोटीन्स आर ऑल्सो नीडेड। एनएचसी प्रोटीन्स आर ऑल्सो नीडेड, इनकी भी जरूरत पड़ती है,
जब आपका क्रोमोसोम बन जाता है मेटाफेज पे, तो व्हाट इज इट? इट इज मेटाफेजिक क्रोमोसोम। इट इज मेटाफेजिक क्रोमोसोम। करेक्ट है, ये आपकी पैकेजिंग है। यानी सबसे पहले डीएनए अकेला था, अब आपने हिस्टोन प्रोटीन्स की मदद से उसको एक गोले के अराउंड लपेटना स्टार्ट किया, थोड़ा सा कंडेंसेशन हुई। फिर हायर लेवल पे कंडेंसेशन के लिए आपको हिस्टोन प्रोटीन से काम नहीं चला, तो नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ी, जिसने उसको और कंडेंसली लपेटना स्टार्ट कर दिया और फिर उसने एक शेप धारण कर ली क्रोमोसोम की। तो यहां पर भी क्या होंगे? आपका डीएनए होगा, प्रोटीन होंगे, जाहिर सी बात है तभी आपका क्रोमोसोम तैयार हो पाएगा। ऑलराइट, तो ये जो है आपका ओवरऑल पैकेजिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें तो ये एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जहां पर बीच में माले का धागा है और यहां छोटे छोटे मोती लगे हुए हैं। तो जो न्यूक्लियोसोम है ना, इसका स्ट्रक्चर हम कैसा बोलते हैं? इसका स्ट्रक्चर हम कुछ ऐसा बोलते हैं कि भैया बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है। ऐसा लगता है कि न्यूक्लियोसोम क्या है आपका माला के धागे पे मोती के समान है। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हो आप क्रोमेटिन का, तो थोड़े थोड़े से आपको गोल गोल राउंड से गोले दिखाई देते हैं, मोती दिखाई देते हैं, वो है न्यूक्लियोसोम, है ना। और बीच का जो धागा है जो दो न्यूक्लियोसोम को कनेक्ट कर रहा है, दैट टर्न्स आउट टू बी द डीएनए स्ट्रैंड और द क्रोमेटिन स्ट्रैंड, राइट। तो यहां पर बीड कौन है? न्यूक्लियोसोम, ये आपका गोलमटोल, और बीच का जो डीएनए है दैट इज योर धागा, दैट इज योर स्ट्रिंग। तो बीड हो गया न्यूक्लियोसोम और बीच के जो कनेक्टिंग डीएनए है ये हो गया आपका स्ट्रिंग। इसे बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल भी कहा जाता है। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है। अब अगर आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें, जो कि आप कई बार देख चुके हैं इसमें, लेकिन फिर मैं आपको कुछ नई बातें ऐड करके बताना चाहता हूं। तो एक क्रोमोसोम हम लोग बना लेते हैं और दो ही आर्म्स बना लेते हैं इस क्रोमोसोम की, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। ये आपकी एक आर्म है, ये आपकी दूसरी आर्म है, ठीक है जी, सही है सर। अब यहां ये जो पार्ट है टेल पे, टीलोमेरिक जो पोर्शन है, यहां पर डीएनए काफी डेंसली पैक्ड होता है, काफी डेंसली पैक्ड होता है। फिर बीच में आपका लूजली पैक्ड होता है, फिर सेंट्रोमेयर के पास फिर से काफी डेंसली पैक्ड होता है, फिर सेंट्रोमेयर के पास फिर से काफी डेंसली पैक्ड होता है, बीच में काफी लूजली पैक्ड होता है, और टीलोमेयर के पास, टेल के पास फिर से काफी डेंसली पैक्ड होता है। अब आप खुद बताइए दोस्त कि इनमें से आपको ज्यादा बढ़िया तरीके से कौन सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा? अगर आप इनको स्टेन करें, अगर आप इनके ऊपर डाई डालें, तो ज्यादा डाई कहां पकड़ में आएगी? ये आपका है ही डेंस, तो आपका डेंसली स्टेन होगा, डेंसली स्टेन होगा, या डार्क स्टेन होगा? अलग से डार्क दिखाई दे रहा है ना, यहां पे डीएनए पास पास है। और ये जो आपका पार्ट है, ये जो आपका पार्ट है, ये लाइटली स्टेन्ड होगा, ये लाइटली स्टेन्ड होगा, ये आपका उतना डार्क नहीं दिखाई दे रहा। करेक्ट है, ये लाइटली स्टेन होगा, बिल्कुल। तो यहां पर आपकी कंडेंसेशन काफी ज्यादा है, तभी तो आपके डीएनए की ये हालत है। यहां कंडेंसेशन ज्यादा है, ज्यादा है, यहां कंडेंसेशन कम है। यानी यहां पे डीएनए लूज है, करेक्ट है, लूज है। पता है हमको इतनी बात? एकदम पता है सर, ये तो देख के ही बता सकते हैं। अब आप देखिए, जब भी डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना होता है, व्हेन डीएनए गेट्स कन्वर्टेड इनटू आरएनए, तो उसके लिए कुछ एंजाइम्स चाहिए, और एंजाइम को एक्ट करने के लिए, बैठने के लिए कुछ जगह चाहिए। अब इस डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट होना है, तो इतना बड़ा एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहां बैठना चाहेगा इस लूप पे। क्या बैठ पा रहा है? बैठ पा रहा है सर। क्या यहां बैठ पा रहा है? बैठ पा रहा है सर। क्या इसको यहां बैठा दोगे? नहीं बैठेगा सर, जगह ही नहीं है। बात समझ पा रहे हो? तो आपका यहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बैठ ही नहीं पा रहा है, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बैठ ही नहीं पा रहा है, तो क्या यहां पर ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगी? नहीं भैया। ये क्या है? आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जो ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं।
अब यहां ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बैठ पा रहा है तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगी? होगी। यहां बैठ ही नहीं पा रहा है तो क्या ट्रांसक्रिप्शन होगी? नहीं होगी सर। तो क्या इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव? क्या ये इनएक्टिव पार्ट है? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होगा ये पार्ट क्रोमोसोम का? होगा। और यहां बैठ सकता है भैया आराम से ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, तो क्या ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट होगा? क्या यहां पर जो डीएनए है वो आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है ये? बिल्कुल है। तो यहां ये जो खुला खुला पार्ट है ना भैया, ये जो खुला खुला पार्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन मतलब यू का मतलब होता है ट्रू, तो यह है असली क्रोमेटिन, ट्रू क्रोमेटिन। ट्रू क्रोमेटिन जिसका डीएनए सच में आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा आगे चल के। और ये जो पार्ट है भैया, ये जो पार्ट है भैया, ये जो पार्ट है भैया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन। इट इज कॉल्ड एज हेटेरोक्रोमेटिन, इट इज नॉट अ ट्रू क्रोमेटिन। तो हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है क्योंकि उसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करने की जगह ही नहीं है, जबकि यहां पर जो यूक्रोमेटिन है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्योंकि उस पे बकायदा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करने की जगह है। क्योंकि खुला खुला है तो इट विल बी लूजली स्टेन्ड, और यहां पर ये टाइट टाइट पैक्ड है हेटेरोक्रोमेटिन, तो इट विल बी डेंसली स्टेन्ड। हेटेरोक्रोमेटिन कहां पाया जा रहा है? डायग्राम से ही दिमाग में उतर जाएगा आपका, टीलोमेरिक और सेंट्रोमेरिक पार्ट पे, और बीच वाले पार्ट पे आपका पाया जा रहा है यूक्रोमेटिन। यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन सिर्फ एक डायग्राम से हमने इसको समझ लिया। बकायदा इस डायग्राम से आपकी विजुअल मेमोरी बूस्ट होगी, तो आपको सारी चीजें ऑटोमेटिकली एग्जाम में ध्यान आ जाएंगी। इन्हीं चीजों को चाहो तो एक बार यहां देख लो भैया, यहां देख लो। प्रोकैरियोट्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, राइट? फिर भी डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहीं भी घूम रहा है, दैट्स नॉट राइट। इसके पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इसको बाइंड करके रखते हैं इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। तो एक बड़ा सा डीएनए होता है जिसको प्रोटीन बाइंड करके रखते हैं। प्रोकैरियोट में इतनी ही ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि यूकैरियोट में आप देखेंगे तो एक बड़ा सा गोला है जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्टामर। इस गोले में 8 यूनिट हैं, दो आपकी H2A की, दो H2B की, दो H3 की, दो H4 की, और इसके अराउंड लिपटा हुआ है 200 बेस पेयर का डीएनए। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोले? आपका न्यूक्लियोसोम बोले, करेक्ट? तो यूकैरियोट में देखोगे तो आपका डीएनए काफी लंबा है, तो इसमें काफी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट देखने को मिलती है। तो कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज क्यों? क्योंकि इनमें बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि लाइसिन और आर्जिनिन। तो कुछ आपके पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स होते हैं जिनको हिस्टोन कहा जाता है ना? ये आपके जुड़ जुड़ के ऑक्टामर बना लेते हैं, आपका 8 हिस्टोन्स की एक यूनिट बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फिगर है जहां पे गोल मटोल स्ट्रक्चर आपका क्या है? आपका न्यूक्लियोसोम है, यानी हिस्टोन ऑक्टामर और उसके ऊपर बाइंडेड डीएनए, और बीच में जो डीएनए है जो इनको कनेक्ट कर रहा है ये आपका है सिंपल डीएनए जो कि धागे का काम कर रहा है। तो इट इज बीड्स ऑन स्ट्रिंग मॉडल। ये जो गोल मटोल स्ट्रक्चर है ये आपके क्या है? बीड्स है, माला के मोती हैं। और ये जो आपका धागा है ये क्या है? स्ट्रिंग है, माले की यहां क्या है? धागा है। तो आपका न्यूक्लियोसोम बन जाएगा। अगर आप हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड 200 बेस पेयर का डीएनए लपेट देंगे तो ऑक्टामर प्लस ये लपेटा हुआ डीएनए न्यूक्लियोसोम कहलाता है ना? एनी न्यूक्लियोसोम रिपीट होकर पूरी क्रोमेटिन तैयार करेगा। तो न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड एज द रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन। क्योंकि क्रोमेटिन में क्या था मैंने आपको बताया था? न्यूक्लिक एसिड प्लस आपका प्रोटीन्स, और न्यूक्लियोसोम में क्या है? वही आपका न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन्स। तो ये रिपीट होकर पूरा का पूरा आपका क्रोमेटिन बना देगा। अगर आप इसको देखो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। क्रोमेटिन में नाम ही आ रहा है क्रोमा मतलब कलर्ड, तो इनको स्टेन किया जा सकता है, जो कि हमने अभी देखा हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन डेंसली स्टेन्ड थी और यूक्रोमेटिन लाइटली स्टेन्ड थी।
तो इनको आप स्टेन कर सकते हो क्योंकि इनमें टेंडेंसी है कलर पकड़ने की। तो क्रोमोसोम का भी नाम क्रोमोसोम क्यों है? क्रोमो मतलब कलर, सोम मतलब बॉडी, क्रोमेटिन का मतलब क्या है? क्रोमा मतलब कलर, तो ये कलर ले सकता है ना भैया, इसीलिए इनको हम स्टेन कर सकते हैं। और मेटाफेजिक स्टेज पे अगर आप देखो तो मैक्सिमम आपकी कंडेंसेशन हो जाती है डीएनए की और वो क्रोमोसोम बन जाता है, दे फॉर्म क्रोमोसोम। और इस क्रोमोसोम के बनने के लिए सिर्फ हिस्टोन प्रोटीन से काम नहीं चलेगा, एडिशनल प्रोटीन भी चाहिए जिन्हें कहा जाता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, है ना, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स या एनएचसी प्रोटीन्स। अब हमने क्रोमोसोम बनाया था, उसमें कुछ लूजली पैक्ड इलाका था जिसको हमने क्या बोला था? यू क्रोमेटिन। लूजली पैक्ड है तो इस पे कलर उतना नहीं लगेगा, तो इट विल स्टेन लाइट। जबकि आपका जो डेंसली पैक्ड पार्ट है इट विल स्टेन डेंस, इसको क्या बोला जाएगा? हेट्रोक्रोमेटिन बोला जाएगा। यू क्रोमेटिन एक्टिव है क्योंकि इस पे ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स बाइंड कर सकते थे। हेट्रोक्रोमेटिन आपका ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है क्योंकि ये इतने ज्यादा डेंसली पैक्ड हैं कि इनके ऊपर आपका कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करने की जगह ही नहीं बचती। राइट, ये है आपका पूरा का पूरा लेक्चर। एक और बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्त। यहां पर देखिए, डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी है। एक स्ट्रैंड अगर यहां पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो दूसरा उल्टी दिशा में 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। एक जो 360 डिग्री का टर्न है, इसमें 10 नाइट्रोजनस बेसिस पाए जा सकते हैं एक स्ट्रैंड पे, यानी टोटल 10 बेस पेयर पाए जा सकते हैं। 10 नाइट्रोजनस बेस यहां, 10 नाइट्रोजनस बेस यहां, पेयर बना लेंगे तो 10 बेस पेयर बन जाएंगे। यानी 10 जूते यहां रखे हैं, 10 जूते यहां रखे हैं, ये पेयर बना लेंगे तो 10 पेयर ऑफ शूज आपके पास हो जाएंगे। राइट, तो यहां पर 360 डिग्री इस टर्न की जो लंबाई है दैट इज बेसिकली 34 एंगस्ट्रॉम, और इसमें 10 बेस पेयर हैं, तो एक बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? एक बेस पेयर और दूसरे बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? 34 एंगस्ट्रॉम बाय 10 दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम। करेक्ट, ये हमको पढ़ना था जिस हिसाब से हमने टोटल लेंथ ऑफ डीएनए निकाली। अगर आप प्रोकैरियोट को देखोगे तो प्रोकैरियोट का जो डीएनए है ये स्कैटर्ड नहीं होता। माना कि प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं है कि इसका डीएनए खुलेआम कहीं भी घूम रहा है ना। इसका जो डीएनए है इसको बाइंड कर रखा है कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स ने। ये बात याद रखनी है, दीज आर नॉट हिस्टोन प्रोटीन्स। प्रोकैरियोट में हिस्टोन लेवल के प्रोटीन्स नहीं होते, लोअर लेवल के कुछ प्रोटीन होते हैं, इसीलिए हमने यहां पर लोअर लेवल ऑफ प्रोटीन लिखा है, अदरवाइज हम हिस्टोन लिख देते हैं। लेकिन यूकैरियोट में अगर आप देखोगे तो हिस्टोन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये हिस्टोन प्रोटीन की 8 यूनिट्स मिलकर के एक ऑक्टामर बनाती हैं, और इस ऑक्टामर के अराउंड 200 आपका बेस पेयर का डीएनए रैप हो जाता है, जिसे न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। और ये न्यूक्लियोसोम क्या है? इट इज रिपीटिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेटिन। यही रिपीट हो होकर पूरा का पूरा क्रोमेटिन बना रहा है। यहां पर ये जो क्रोमेटिन बन रहा है, जहां पर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, यहां पर ये जो क्रोमेटिन बन रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस रिपीटिशन ओनली। ये न्यूक्लियोसोम ही तो यहां पर छोटे छोटे रिपीट होते जा रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज फॉर्म्ड क्रोमेटिन। करेक्ट, ये हेट्रोक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन है। हेट्रोक्रोमेटिन आपका डीएनए यहां पर डेंसली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, तो ये आपका डेंसली स्टेन्ड होगा। यहां पर आपका डीएनए लूजली पैक्ड है तो लूजली स्टेन्ड होगा। लूजली पैक्ड है तो ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बाइंड कर सकते हैं, तो इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। यहां ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड नहीं कर सकते तो इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये है हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन, जिसके सवाल अभी हम बना लेते हैं पंचायत सीरीज के। फटाफट सवालों पे चलते हैं। डैश आर द अमीनो एसिड्स ऑफ हिस्टोन। हिस्टोन में होते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स, यानी जिनमें एक अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा हो नॉर्मल से, दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन यहां पर पाए जाएंगे। दीज आर बेसिक अमीनो एसिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट पोजिशन ऑफ फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस मॉलिक्यूल्स इन द लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर लीनियर स्ट्रक्चर है डीएनए का तो सबसे सही अरेंजमेंट क्या है? तो बैकबोन कौन बनाता है? शुगर फॉस्फेट, तो फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, और बेस आपके अंदर की साइड पाए जाएंगे, परपेंडिकुलर होंगे, एकदम करेक्ट है। बेस आपका बैकबोन नहीं बनाता, बेस आपका बैकबोन नहीं बनाता। फॉस्फेट शुगर, ये तो आपकी एकदम सही बात हो गई, लेकिन बेस फॉस्फेट के साथ बाइंड नहीं करता।
बेस आपका शुगर के साथ बाइंड कर रहा होता है या एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा होता है, तो यहां बॉन्डिंग गलत है, बॉन्डिंग रॉन्ग है। तो ये दोनों सही हो सकते थे, लेकिन बॉन्डिंग पे भी यहां पे सवाल आ गया, तो इसीलिए हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा। तो इसीलिए सारे ऑप्शंस देखना जरूरी होता है। लेट्स से डी अगर पहले दिया होता तो अधिकतर स्टूडेंट मार्क कर देते कि हाँ यही सही है, लेकिन बॉन्डिंग में भी गलती हो गई। न्यूक्लियोसोम क्या है भैया? न्यूक्लियोसोम क्या होता है? हमेशा कोई भी क्वेश्चन पढ़ो तो खुद से जवाब देने की कोशिश किया करो, अगर वो डायरेक्ट सवाल है तो। न्यूक्लियोसोम क्या होता है आपकी नजर में? हिस्टोन ऑक्टामर है, उसके अराउंड डीएनए लिपटा हुआ है, उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब देख लो भैया, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, एकदम ही करेक्ट बात हो गई। बाकी सारी चीजें आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि उनका न्यूक्लियोसोम से कोई लेना देना है ही नहीं। फाइंड आउट द रॉन्ग सेंटेंस अबाउट हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन के बारे में गंदी बात बतानी है। इट इज डेंसली पैक्ड, डेंस तो पैक होता ही है हेट्रोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लाइटली पैक्ड होता है। इट स्टेन्स डार्क, अलग से ही डार्क दिखता है भैया, डेंसली पैक्ड है। इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, नहीं भैया, यहां पर बाइंड करने की जगह नहीं होती ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के लिए। इट इज लेट रेप्लिकेटिंग, है ना, रेप्लिकेशन लेट करेगा, ऑब्वियसली लेट करेगा, तो ये तो सही बात है क्योंकि इस पे एंजाइम बाइंड करने की जगह ही नहीं है, तो ये बाद में आएगा ना। जिस पे जगह है उसको पहले करवाओ, है ना। जो आतुर है काम करने के लिए, जो खुद से ही आना चाह रहा है आगे फ्रंट फुट पे, उसको आप पहले मौका दीजिए। नेचर भी यही करता है, राइट। तो होमवर्क क्या है? एनसीईआरटी की एक माइनर रीडिंग मारनी है, ना भी मारो तो चलेगा। हमारे नोट्स पढ़ लेना आप, है ना, मेडिजी पढ़ लेना, या ये जो नोट्स है यही पढ़ लेना, इसमें काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा। कल वाली जो डीपीपी थी उसी में कुछ सवाल मैंने दे रखे थे, आज के डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अपडेट कर दीजिएगा कि आपने काम कर लिया है, तब जाकर के हम लोग थोड़ा सा आगे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ पाएंगे। अब अगले लेक्चर में हम लोग ये प्रूव करेंगे कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड प्रोटीन इज नॉट। एंड हम ये भी प्रूव करेंगे कि डीएनए पहले आया या आरएनए। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जब आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे होंगे, या अगर आपने पढ़ लिया है, जो कि हालांकि हम लोग थोड़ा पैरेलली ही चल रहे हैं बिकॉज यहां भी जेनेटिक्स चल रही है, तो आई होप वहां भी आपका जेनेटिक्स अभी शुरू हुई होगी, तो इवोल्यूशन में भी आपको अच्छी खासी हेल्प मिल रही होगी कि हाँ भाई आपका आरएनए पहले आया था तो उसका रोल क्या था, व्हाई आरएनए केम फर्स्ट। एंड अगर आरएनए की जगह डीएनए पहले आ जाता तो हम आज यहां पे धरती पे खड़े भी होते या नहीं, वो भी हम लोग इमेजिन करके देखेंगे एक बार। एक बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ यहां पर हम शेयर कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस सेशन अप, लॉट्स ऑफ लव। मिलता हूं आपसे कल के सेशन में, जहां डीएनए वर्सेस आरएनए एंड डीएनए वर्सेस प्रोटीन दो जंग हैं, जिनमें थोड़ी सी बहुत लड़ाई छेड़ के हम लोग मजा लेंगे एंड नंबर भी ले रहे होंगे नीट एग्जामिनेशन में। एंड देन आफ्टर हम लोग डीएनए की डायनेमिक्स के अंदर घुस जाएंगे, यानी डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, एंड देन उसके बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एक एक करके इन टॉपिक्स को तोड़ तोड़ के आराम आराम से प्यार प्यार से पढ़ेंगे, जिससे चैप्टर आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाए। ऑलराइट, मिलता हूं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, और होमवर्क करके एक बार मुझे अपडेट कर दीजिएगा। थैंक यू।